नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 21 जून है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज का ऐसा क्या सुविचार हो जो हमारे जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है, जो हमें मोटिवेट करता हो। तो इस चित्र में आपको मिल्खा सिंह जी दिखाई दे रहे हैं और इनके बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग इनसे भलीभांति रूप से परिचित हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन, जिस इंसान में यह चीज़ है वो ज़मीन से उठ के आसमान को छू सकता है। यानी कि अगर आपके अंदर यह क्षमता है कि आप कठिन परिश्रम कर सकते हैं, आपके अंदर अपना इतना आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, या इतना ये डेडिकेशन है उस चीज़ को करने का, आप पूरे दिन रात लगे हुए हैं उसमें, उसको करने के लिए, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं दिख रहा अपने लक्ष्य के अतिरिक्त, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप ज़मीन पर खड़े होकर आसमान को छूने की क्षमता रख सकते हैं, ऐसा भारत के फ्लाइंग सिख यानी कि मिल्खा सिंह जी का कहना था। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न को क्या आंसर होगा। तो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में कौन सा बहुपक्षीय बैंक भारत का प्रमुख भागीदार है? तो ऑप्शंस थे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसको लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक के विषय में भी हमने जाना था, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विषय में भी हमने जाना था। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीड मॉडल को शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीड मॉडल के राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिए एक प्रयास शुरू किया है। बीड मॉडल क्या है? तो महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित बीड जिला किसी भी बीमा कंपनी के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के किसान बार बार बारिश नहीं होने या भारी बारिश के कारण अपनी फसल गंवा देते हैं। ऐसे में उच्च भुगतान को देखते हुए बीमा कंपनियों को निरंतर घाटा हुआ है। राज्य सरकार को बीड में योजना को लागू करने के लिए निविदाएं प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी। इसके लिए बीमा कंपनियों के नुकसान को देखते हुए राज्य के कृषि विभाग ने इस जिले के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके अनुसार बीमा कंपनी एकत्रित प्रीमियम राशि के 110% तक की सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि मुआवजा की राशि बीमा कंपनी द्वारा दी गई सुरक्षा से अधिक हो जाती है तो इस अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यदि मुआवजा के रूप में दी गई राशि एकत्रित प्रीमियम से कम हो रहती है तो बीमा कंपनी इस राशि का 20% हैंडलिंग या प्रबंधन शुल्क के रूप में अपने पास रख लेगी और शेष राशि राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी। इसके साथ ही देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया गया था। इसके साथ ही देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। फसल बीमा योजना के तहत रबी, खरीफ, कारोबारी और बागवानी फसलों को भी शामिल किया जाता है। कारोबारी और बागवानी फसलों पर प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। इन फसलों पर 5% प्रीमियम देना पड़ता है। खरीफ फसलों के लिए इस बीमा योजना के तहत केवल 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम होता है। शेष राशि का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार देखें तो यह एक केंद्रीय योजना है तथा राज्य के कृषि विभागों द्वारा केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। इसी तरीके से चलते हैं वीडियो के अपने अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 155, 145, 135 या फिर 125। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 135। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स के 15वें संस्करण को हाल ही में जारी किया गया। GPI यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति का विश्व का एक प्रमुख मापक है। यह सूचकांक 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह रिपोर्ट शांति की प्रवृत्तियों, इसके आर्थिक मूल्य पर एक व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रदान करती है और शांतिपूर्ण समाजों को विकसित करने की सिफारिश करती है। रैंकिंग को देखें तो 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। इसके अतिरिक्त आइसलैंड, डेनमार्क,
न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्लोवेनिया जैसे अन्य देश सबसे शांतिपूर्ण देशों की श्रेणी में रहे हैं। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष फिर से सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक का स्थान आता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ तुलना करें तो भारत पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। यह 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है, जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां शांतिपूर्ण देश है। इस क्षेत्र में यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूटान और नेपाल पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण हैं। बांग्लादेश दुनिया भर के 163 देशों में 91 स्थान पर था, जबकि दक्षिण एशिया में वह तीसरे स्थान पर था। श्रीलंका 19वें स्थान की गिरावट के साथ 95वां शांतिपूर्ण देश बन गया है, जबकि दक्षिण एशिया में उसका स्थान चौथा रहा है। पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर 150वीं रैंक हासिल की है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 17 जून, 18 जून या 19 जून? तो इसका उत्तर होगा 19 जून। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। यह एक आनुवांशिक रोग है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार के बजाय दरांती के समान या आकार की हो जाती हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। सिकल सेल रोग पर एक दृष्टि डालें तो सिकल सेल रोग यानी कि SCD सबसे प्रचलित विरासत में मिला रक्त विकार या आनुवांशिक लाल रक्त कोशिका विकार है। यानी कि यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह प्रचारित होता रहता है। सिकल रोग विकार वाले लोगों के पास पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती हैं। यानी कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन के वहन के लिए जिम्मेदार कौन सी कोशिका होती है? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। यह भारत में कई आदिवासी आबादी समूहों के बीच व्यापक रूप से फैला हुआ है। कई लागत प्रभावी हस्तक्षेपों ने भारत में SCD से रोग को और मृत्यु दर को कम किया है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में SCD की देखभाल तक पहुंच सीमित बनी हुई है। SCD मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम ओडिशा, पूर्वी गुजरात और उत्तरी तमिलनाडु और केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में प्रचलित है। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया। उनका संबंध था विज्ञान से, पर्यावरण से, चिकित्सा से या सार्वजनिक कार्य से? तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण से। हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा के पूर्व सूचना आयुक्त और अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधा मोहन और उनकी बेटी को जैविक तकनीकों का उपयोग करके बंजर भूमि के एक टुकड़े को दुर्लभ उपज वाले एक विशाल जंगल के रूप में बदलने का श्रेय दिया जाता है। ओडिशा सरकार ने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें उत्कल सेवा सम्मान दिया। इसी तरह UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उन्हें द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर भी प्रदान किया। राधा मोहन को 2020 में कृषि में उनके काम के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया? जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, बोत्सवाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा बोत्सवाना। देवस्वाना डायमंड कंपनी ने बोत्सवाना की जवानेंग खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है। बोत्सवाना को अफ्रीका में हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है। 1098 कैरेट वजन के हीरे का पता लगाने के बाद उसे राष्ट्रपति मोंगवेस्की मासिसी को भेंट दिया गया। इसका वजन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े 1109 कैरेट के लेसेडी ला रोना हीरे से थोड़ा कम है, जो 2015 में बोत्सवाना में पाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा 3106 कैरेट कलिनन हीरा था। कौन सा हीरा था? कलिनन हीरा, जो 1905 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनरल इलेक्शन 2019 एन एटलस जारी किया गया चुनाव आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा चुनाव आयोग द्वारा।
भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में जनरल इलेक्शन 2019 एन एटलस जारी किया। इस एटलस को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने जारी किया। यह दस्तावेज शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए फायदेमंद होगा और भारतीय चुनावों में विशाल परिदृश्य की खोज में मदद करेगा। निर्वाचन आयोग पर चर्चा करें तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की बात कही गई है। इसी प्रकार देखें तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। आधार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग की संरचना पर बात करें तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, यानी कि शुरुआती दौर में केवल एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। फिर दोबारा 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन की घोषणा की है? इसरो, नासा, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। शुक्र ग्रह के लिए अन्य मिशनों पर एक नज़र डालें तो जापान का आकाशत्सुकी अंतरिक्ष यान भी 2015 में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। आकाशत्सुकी के जरिए ही हम जान पाए हैं कि ग्रह को तेज हवाएं अशांत बनाए रखती हैं। इन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंग कहा गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए 2 नए रोबोटिक मिशन डाविंसी प्लस और वेरिटॉस की घोषणा की है। ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन 2028 से 2030 के बीच शुरू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आने वाले समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो शुक्र ग्रह पर शुक्रयान मिशन भेजेगा ताकि इस ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। इस मिशन के भविष्य में 2024 या 2026 में लॉन्च किए जाने की स्थिति बन सकती है। शुक्रयान में रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी आदि देशों का सहयोगी योगदान शामिल है। शुक्र ग्रह के लिए सोवियत संघ द्वारा विकसित पहला अंतरिक्ष यान वेनेरा सीरीज का था। इसके बाद नासा के मैगलन मिशन ने शुक्र ग्रह पर अध्ययन किया था। शुक्र ग्रह पर एक दृष्टि डालें तो शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद आकाश में दूसरा सबसे चमकीला पिंड है। यह अपने घने बादलों के कारण चमकीला दिखाई देता है, जो प्रकाश को परावर्तित और बिखेरता है। समान आकार और संरचना के कारण शुक्र को अक्सर पृथ्वी की बहन ग्रह का दर्जा दिया जाता है। शुक्र ग्रह पर वातावरण काफ़ी सघन और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं। शुक्र ग्रह पर कार्बन खिसक कर वातावरण में चला गया है, जिससे इसके वातावरण तकरीबन 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे बहुत ही तेज ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे सतह का तापमान 750 केल्विन या फिर कहा जाए तो 470 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, यानी कि यह शीशे को गलाने वाला तापमान होता है। शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि यह पृथ्वी और अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत घूमता है। शुक्र के पास ना तो कोई चंद्रमा है और ना ही छल्ले हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारतीय नौसेना
और यूरोपीय संघ नौसेना बल के मध्य अभ्यास संपन्न हुआ? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में या फारस की खाड़ी में? तो इसका उत्तर होगा अदन की खाड़ी में। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल अदन की खाड़ी में अपना पहला अभ्यास कर रहे हैं और ये 2 दिवसीय अभ्यास 19 जून 2021 को समाप्त हो गया। भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद ने इस अभ्यास में भाग लिया, जो वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात है। 4 नौसेनाओं से 5 युद्धपोतों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका आयोजन 18 और 19 जून 2021 को किया गया था। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में समुद्री सुरक्षा केंद्र के बीच एक आभासी सूचना साझाकरण अभ्यास भी आयोजित किया जा रहा है। तो इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। यह दोनों गंगा नदी में मिलती हैं। ट्रिब्यूनल ने यह कदम इन नदियों में अशोधित सीवेज के कथित निर्वहन और इन नदियों के तट पर अनाधिकृत निर्माण को ध्यान में रखते हुए उठाया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विषय में बात करें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी एक्ट के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। इसके साथ ही देखें तो एनजीटी की संरचना क्या है, तो एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालीन न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों। शक्ति और कार्य अधिकार क्षेत्र की बात करें एनजीटी के, तो अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त देखें तो यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश या निर्णय या अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। एनजीटी क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण भी करवा सकता है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है, जैसे कि एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों भी दिए जा सकते हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय या अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। जैसे देखा जाए तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977,
वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002। और उपरोक्त जो ये कानून हैं इसके तहत सरकार लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। यानी कि इन कानूनों के तहत अगर सरकार कोई ऐसा काम करती है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है या पर्यावरण संबंधी है तो एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इसमें एक खामी ये रही है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आदिवासी तथा अन्य वन निवासी अधिनियम 2006 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जबकि हम जानते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है और उसका संबंध पर्यावरणीय गतिविधियों से बना रहता है। तो इस वजह से यह एक चुनौती के रूप में एनजीटी के सामने रहता है और एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अंत में। वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, अंतिम प्रश्न है कि हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता लॉन्च किया है? अमेरिका ब्राज़ील, जापान दक्षिण कोरिया, इटली जापान या ऑस्ट्रेलिया जापान? तो इसका उत्तर होगा इटली और जापान। भारत, इटली और जापान ने एक आभासी बैठक के माध्यम से एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्री द्वारा किया गया था। इस त्रिपक्षीय का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है जो सभी की सहमति पर आधारित है, ना कि कुछ की शक्ति पर। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 12वां, 120वां, 43वां या 50वां? तो इसी के साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।